हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ने अपने घर में अपने परिवार के साथ ज़रूर होली खेली होगी और ऐसा कामना रखते हैं कि आप सभी आज बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो आज ही के दिन हम एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस बार जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 होने वाला है, उसमें जो जीव विज्ञान का सिलेबस है उसे हम डेली आपके लिए अपलोड करते जाएंगे, जिसमें वो बच्चे जो पैसे की मारामारी के चक्कर में, पैसे की कमी की वजह से या आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से कोचिंग क्लासेस, फिजिकल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं बाकी बच्चों से, तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए पूरा जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस क्लास 12th का बिल्कुल फ्री, बिना किसी कास्ट के आपके लिए उपलब्ध कराया। ठीक है, हमारे वीडियोस रोज़ शाम में आपको 8 से 10 के बीच में आपको अपलोड मिलेगा। ठीक है, आप सभी वहां अपना वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर और इतना लाइक कर दीजिए ताकि ये हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके कि हम आपके सपनों को साकार करने में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज शुरू करते हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अध्याय प्रथम, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा पहला चैप्टर है जो क्लास 12th के सिलेबस में आता है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में, या हम यूँ कह लें कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 12th का, उससे इस चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर से ही जनन का शुरुआत होता है, जनन के बारे में बच्चों को पता चलता है और इस चैप्टर में जनन की विधियों के बारे में भी बताया गया है, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन स्वास्थ्य, ये सारे जो चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चैप्टर से क्लियर होना है। इसीलिए हम इसी चैप्टर को पहले शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर को पहले सीखते हैं, फिर उसके आगे के चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसा कि हमने देखा कि जीवों में जनन, हम इस चैप्टर के थ्रू जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि जीव में जनन होता कैसे है, ये हमको ये चैप्टर सिखाना चाहता है। तो चैप्टर को ले लेते हैं। देखें, चैप्टर में सबसे पहला वर्ड हमको दिख रहा है जीवों। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जीव क्या चीज़ है, किसे हम जीव कहते हैं, या जीव में कौन कौन लोग आते हैं, कैसे उसकी परिभाषा दे सकते हैं, कैसे उसे समझ सकते हैं, ये बातें देखिए। अगर हम जीव की बात करते हैं तो जीव में दो चीज़ें आती हैं, एक तो जंतु आ जाते हैं एनिमल्स, और दूसरा पादप आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या हैं, जीव के कैटेगरी में हैं। अब जीव की परिभाषा देने की जब बात आती है, बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों बताओ जीव क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि सर जिसमें जान होता है वही जीव होता है। फिर बच्चों से अगर सवाल किया जाए कि बताओ बाबू जान क्या होता है, प्राण क्या होता है, परिभाषित करो, तो बच्चे यहाँ पे नहीं बोल पाते हैं, वो लाजवाब रहते हैं, चुप रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब साइंटिस्ट इस बात का खुलासा नहीं कर पाए, वो इस बात का परिभाषा नहीं दे पाए कि वास्तव में प्राण, जान, आत्मा ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे बोला जाए, तो बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो आज हम लोग जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि कैसे हम जीव को, या हम यूँ कह लें सजीव को परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जीव का मतलब सजीव से है जिसमें जान होता है, और एक चीज़ और हम देखते हैं साथ में पैरेलल कि निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के अंदर हमको विभेद करना आना चाहिए, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे, समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि जीव क्या होते हैं या सजीव क्या होते हैं। ठीक है, ओके, तो हम देखेंगे अब कि जीव और सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। ठीक है, अब जो हम सजीव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सा का मतलब सहित, जीव का मतलब जीवन, जीवन सहित। ठीक है, तो जिसमें जीवन होता है वही क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जीवन को, जान को, प्राण को परिभाषित करना थोड़ा कठिन काम है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके लक्षणों को परिभाषित करते हैं, लक्षणों को समझते हैं कि जब कोई जीव सजीव होगा या कोई वस्तु जब सजीव है, ठीक है, तो उसमें क्या लक्षण हम देखेंगे, क्या ऐसी चीज़ देखेंगे कि जिससे हमको पता चल जाए कि ये सजीव है, और क्या ऐसा चीज़ नहीं होगा
होगा जिससे पता चलेगा कि ये निर्जीव है। ठीक है, चलो तो इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सजीव के लिए पहली बात क्या आ जाती है कि सजीवों में वृद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ हम देखते हैं, जबकि निर्जीव में हम देखते हैं कि ग्रोथ नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। अच्छा, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि वृद्धि को बहुत ज़्यादा परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं माना जाता। ये हम नहीं कह सकते कि जिसमें वृद्धि देखने को मिलता है, जिस भी पदार्थ में हम वृद्धि देखेंगे वो सजीव ही कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अपनी बात को पूरी करना चाहते हैं। जैसे हम कहीं गए रेत के टीले में, हमने सुबह जा करके देखा कि रेत का टीला जो है वो काफ़ी छोटा है। रेत का टीला आप समझ रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे बना करके दिखाएं, ये रेत का टीला था, छोटा सा था। ठीक है, उसी रेत के टीले को हमने जा करके शाम में देखा तो हमने देखा रेत का टीला जो है वो अपने ऊंचाई में वृद्धि कर गया, बड़ा हो गया, इसे वृद्धि ही कहेंगे हम। ठीक है, तो क्या हम इस बात को ध्यान में रख करके, जो सजीव होते हैं उसमें वृद्धि पाई जाती है, इस बात को ध्यान में रख करके क्या हम टीले को सजीव मान लें? नहीं, गलत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवों में जो वृद्धि पाया जाता है वो उसका लक्षण तो है, लेकिन परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जिसमें वृद्धि पाया जाता है वो सजीव ही होगा। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? कुछ और लक्षणों को भी ध्यान में रख करके पहचानेंगे। सिर्फ एक ही लक्षण से आप नहीं कह सकते कि यह सजीव है। ठीक है, अच्छा, एक बात और हम बता दें जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी बताती है आपको कि जो सजीव होते हैं उसमें ये वृद्धि जो होती है वो आप आंतरिक रूप से देखते हैं। अगर कहीं किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में वृद्धि जो है वो अंदर से हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ वो सजीव है। लेकिन अगर कहीं बाहर से सतह के ऊपर कोई चीज़ के जमने की वजह से, कोई पदार्थ के आ जाने की वजह से अगर वृद्धि हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? निर्जीव वाली वृद्धि है। ठीक है, तो परिभाषित करने वाला लक्षण वृद्धि को नहीं माना जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यही ले लेते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन। क्या ले लेते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो जनन है या रिप्रोडक्शन है सजीवों की प्रॉपर्टी है, सजीवों का लक्षण है। ठीक है, लेकिन निर्जीव में ये नहीं पाया जाता। लेकिन फिर यहीं हम आपको यहाँ रोकेंगे कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि जिसमें जनन पाया जाता है वो सजीव है और जिसमें जनन नहीं पाया जाता वो निर्जीव है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अपनी बात पूरी करेंगे। जैसे हम देखते हैं कई सारे ऐसे हस्बैंड और वाइफ हैं, कई सारे ऐसे दंपति हैं जिनके संतान नहीं उत्पन्न होती है, संतान नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात वो जनन की क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना। तो वो हस्बैंड वाइफ, वो पति पत्नी अपने जैसे संतान को नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, जनन क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें हम निर्जीव मान लें? नहीं, ये गलत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो जनन है वो सजीवों का लक्षण तो है लेकिन परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये दोनों ही लक्षण हैं सजीवों के, लेकिन परिभाषित करने वाले लक्षण नहीं है। तो अब सुनिए कि कैसे हम सजीव और निर्जीव को पहचान पाएंगे, सजीवों और निर्जीवों के कौन से होते हैं परिभाषित करने वाले लक्षण। देखते हैं, देखना, सजीव में एक चीज, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं उपापचयी। उपापचयी क्रियाएं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, किस बला का नाम है, अभी इस पे हम बात करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। देखिए, उपापचयी क्रियाएं अगर आपको समझना है या आपको जानना है तो आप बताएंगे जीवों के शरीर में चलने वाली सभी क्रियाओं को सम्मिलित तौर पे हम क्या कह देते हैं? उपापचयी क्रियाएं कह देते हैं या मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है तो उसके शरीर के अंदर कई सारी क्रियाएं सतत लगातार चलती रहती है, हजारों की संख्या में चलती रहती हैं। उन्हीं सभी क्रियाओं को मिला करके क्या कह देते हैं? उपापचयी क्रियाएं कह देते हैं। ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाई जाती हैं, अर्थात जिसमें उपापचयी क्रियाएं पाई जाएंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाई जाएंगी, उसमें हम कह देंगे कि ये सजीव है। अगर जिसमें नहीं पाया गया तो हम कह देंगे ये कैसा है? निर्जीव है। तो ये होता है सजीव और निर्जीव को जानने का बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका और बेस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छी बात। एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। क्या हम इसे मिटा सकते हैं? ये हम मिटा दे रहे हैं। यहीं पर एक बात और, चेतना की बात करें, कॉन्शियसनेस की बात करें, चेतना की बात करें। ठीक है,
पहले तो आप समझ लीजिए चेतना होता क्या है। चेतना का मतलब होता है किसी जीव द्वारा, किसी वस्तु द्वारा अपने बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि बाहर का वातावरण ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ठीक है। इस अपने बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? चेतना कह जाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। तो जो सजीव होते हैं उसमें ये चेतना पाया जाता है, जो निर्जीव होते हैं उसमें चेतना नहीं पाई जाती है। तो ये भी एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, बढ़िया लक्षण है परिभाषित करने का कि सजीव जिसमें चेतना पाया जाएगा वो सजीव होगा, जिसमें चेतना नहीं पाया जाएगा वो कैसा होगा? निर्जीव होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा सजीव और निर्जीव का, क्योंकि हमको सजीवों पे चर्चा करना था, बात करना था, इसीलिए हमने पहले देख लिया कि सजीव जो हैं या जीव जो हैं वो क्या क्या लक्षण उसमें पाए जाते हैं और कैसे वो निर्जीव से अलग है, ठीक है। ओके, अब हम इनको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग जनन पर, ठीक है। जनन पे अब हम लोग आएंगे, ठीक है। देखना, जनन शुरू करने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि जीवन काल के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जनन शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखें, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जीवन काल। एक वर्ड हम लोग देखते हैं जीवन काल या लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन, देखें जीवन काल या लाइफ स्पॉन क्या होता है। जब हम सजीवों के बारे में बात करते हैं तो सजीव दुनिया में आता है, पृथ्वी पे आता है, ठीक है, जन्म लेता, कुछ समय पश्चात वो पृथ्वी को, दुनिया को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच का जो समय होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? जीवन काल कह देते हैं या लाइफ स्पॉन कह देते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमको परिभाषित करना है, हमको समझाना है, हमको कहीं लिखना है कि जीवन काल क्या है, तो हम बताएंगे जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय अवधि होता है वही क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। देखना, अच्छा, जीवन काल पे दो बातें हम लोग फोकस करेंगे कि जीवन काल, जो जीवों का जीवन काल है वो उनके जैव भार पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात कोई जीव है उसके जैव भार से कोई लेना देना नहीं है, उसका बायोमास कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखें, ऐसा नहीं है कि कोई जीव है जिसका जैव भार, बायोमास कम है तो उसका जीवन काल भी कम होगा, ठीक है। और अगर किसी जीव का जीवन का जैव भार ज़्यादा है तो उसका जीवन काल ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे। जैसे मनुष्य जो होता है उसका वजन, उसका जैव भार अगर हम बात करें तो करीब 70 kg के आसपास होता है, 70 किलो के आसपास होता है। वहीं पे हम देख लें एक तोता, एक पैरट, एक तोता जो होता है उसके वजन की बात करें तो करीब 500 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन अगर इनके जीवन काल के बारे में चर्चा करें तो मनुष्य का जीवन काल देखिएगा, मनुष्य का जीवन काल 60 से लेकर के 70 वर्ष होता है। वहीं तोता जो कि आकार में क्या छोटा है, उसका जीवन काल, उसका लाइफ स्पॉन हम देखेंगे तो 140 वर्ष होता है, ठीक है। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि जैव भार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जीव का जैव भार कम हो या ज़्यादा हो, इससे उसके जीवन काल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस बात पे फर्क पड़ता है? एक चीज़ एनसीईआरटी लिखती है कि उपापचयी क्रियाओं पर फर्क पड़ता है। उपापचयी क्रियाओं पर, देखें उपापचयी क्रियाओं से कैसे फर्क देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। देखें, जैसे माना यह जाता है, एनसीईआरटी का ये कहना है कि जो जीव जरूरत से ज़्यादा अपना उपापचयी क्रियाओं को संचालित करता है, बहुत तीव्र गति से उपापचयी क्रियाओं का संचालन उसके शरीर में होता है, तो उसका जीवन काल कम हो जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, कहीं से परचेज करते हैं, एजेंसी से लेकर के आते हैं और हम उसे डेली उसका दोहन ज़्यादा करते हैं, उसको बाइक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, तो हम देखेंगे वो जो बाइक है वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी या जल्दी ही उसके इंजन्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई गाड़ी है, कोई बाइक है जिसको हम कम दूरी तय कर रहे हैं, उसका दोहन कम कर रहे हैं, उसका यूज कम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं वो बाइक लंबे समय तक चलती रहती है, उसका जीवन काल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वैसे ही जीवों के साथ भी है, अगर उपापचयी क्रियाएं जरूरत से ज़्यादा तीव्र होंगी तो हम देखेंगे उसका जीवन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिसकी उपापचयी क्रियाएं स्लो डाउन होंगी, धीमी होंगी, हम देखेंगे कि उसका जीवन काल क्या होगा? ज़्यादा होगा, एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि
जीव क्या है, सजीव क्या है, ठीक है, और निर्जीवों से कैसे वो अलग है। फिर हमने जीवन काल की परिभाषा देखी। हमने देखा कि जीवन काल जो होता है वो जैव भार पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, उपापचयी क्रियाओं पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जीवों का जीवन काल देख लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट मैंने बना रखा है जिसमें कुछ जीवों का नाम भी लिखा हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव होते हैं जिसके जीवन काल हम बता सकते हैं, ठीक है। देखें, अगर हम बात करते हैं तोता की, तो तोता का जो जीवन काल होता है वो करीब 140 वर्ष होता है। अर्थात तोता अगर नेचुरली प्राकृतिक तौर पे जन्म लेता है तो वो करीब 180 साल के बाद दुनिया छोड़ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कछुआ के बारे में अगर हम बात करें तो कछुआ जो होता है उसका जीवन काल करीब 150 वर्ष से लेकर के 250 वर्ष होता है। कितना? 150 से लेकर के 250 वर्ष होता है कछुआ, ठीक है। मनुष्य के बारे में बात कर लें तो मनुष्य, अब देखिए मनुष्य पहले का क्या सीन था। पहले जो मनुष्य आया करते थे उनका जीवन काल करीब 120 साल होता था, 150 साल होता था, 2000 साल होता था, है कि नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जो मनुष्य है उसका जीवन काल क्या हो गया, 60 से लेकर के 70 वर्ष हो गया, है कि नहीं, ठीक है। यही सिकोया की बात करें, रेडवुड की बात करें, सिकोया, तो उसका जीवन काल करीब 2000 से लेकर के 4000 वर्ष होता है। देख पा रहे होंगे इतना लंबा जीवन काल होता है सिकोया का, रेडवुड का, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे जानवर हैं जिसका जीवन काल हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे हाथी की बात करें तो करीब वो 75 साल तक जीवित रहता है। बरगद के पेड़ की बात करें तो करीब वो 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल होता है। तो ये हमने चर्चा किया जीवन काल के बारे में।